तो एग्जैक्टली ये पाइल्स, फिशर एंड फिशूला या जो कॉन्स्टिपेशन है एग्जैक्टली है क्या सर? लेकिन अगर उनको मोशन पास ही करने को नहीं हो रहा है तो उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे बार तो मोस्टली लेडीज़ पेशेंट्स वगैरह वो घर में भी नहीं बताते। यही मैं बोलना चाहता था कि बहुत सारे बार जो ये लोकल डॉक्टर्स या मैं उनको डॉक्टर्स भी नहीं बोलूँगा, और इसका एक्सट्रीम केस और एक मैं अभी बोलना चाहता हूँ, ये इसका डिस्कशन हम बाद में नहीं करेंगे, ये कैंसर के बारे में एक बोलना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट हेल्थ पावर्ड बाय वैदिक न्यूट्रा केयर। तो दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य है कि आपको हर मेडिकल कंडीशन के बारे में, हर डिसीज़ कंडीशन के बारे में कुछ अच्छे इंसाइट्स दे, उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, आपके उस डिसीज़ के बारे में जो भी गलत फहमियाँ है उनको दूर करें और ट्रीटमेंट के बारे में एक सही दिशा दें, ताकि आपकी जो हेल्थ जर्नी है वो एक बेहतरीन हो सके, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट लेने के लिए मदद हो जाए, ताकि आप एक बेहतरीन जीवन जी सके और आपका जीवन हेल्दी एंड हैप्पी हो जाए। तो यही उद्देश्य के साथ हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल जो कि वैदिक न्यूट्रा केयर चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी मिशन के साथ, इसी हेल्दी मिशन के साथ आज का एक हेल्दी पॉडकास्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि पाइल्स, फिशर एंड फिशूरा। इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि जब भी एनस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ होते हैं तो हम उसको पाइल्स ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी पाइल्स भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है, फिशूला भी हो सकता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पाइल्स, फिशर, फिशूला होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको डायग्नोसिस कैसे करना रहता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं जो कि दवाई से होता है, या एक ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आजकल डिफरेंट टाइप्स है। उसमें मेनली बेसिक जो आते हैं वो रेगुलर सर्जरी है एंड एक लेजर सर्जरी भी आता है। तो रेगुलर सर्जरी के बेनिफिट्स क्या है, लेज़र सर्जरी के बेनिफिट्स क्या है, उसमें टाइम कितना लगता है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी जो जानकारी है आज हम इस पॉडकास्ट में देखेंगे। तो एंड तक आप इस पॉडकास्ट में बने रहिए ताकि आपको अच्छे हेल्थ इंसाइट्स मिल सके। तो सर, गुड इवनिंग सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सर। गुड इवनिंग तुषार। कैसे सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज के हमारे एक्सपर्ट गेस्ट है डॉक्टर गोमटेश कुशनारे सर। सर एक टॉप कंसल्टिंग सर्जन है एंड लास्ट 15 ईयर्स से सर्जरी के फील्ड में है। सर को लास्ट 15 ईयर्स का सर्जरी का एक्सपीरियंस है। लास्ट 10 ईयर्स से सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं एंड 6 ईयर्स से लेज़र सर्जरी करते हैं। सर वेनुग्राम हॉस्पिटल के एक फाउंडिंग मेंबर है एंड वेनुग्राम हॉस्पिटल जो कि एक 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बेलगाम में, एंड वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द बेलगाम, नॉर्थ कर्नाटका एंड इन द रीजन ऑफ गोवा टू इंट्रोड्यूस लेजर सर्जरी इन केसेस ऑफ हेमोराइड्स। तो आई वेलकम यू सर to this podcast on piles, fissure and fistula. Thank you Tushar for calling me here for this important topic discussion जो हम अभी करने जा रहे हैं हेमोरॉइड्स के बारे में। इसमें बहुत सारे लोगों के थॉट रहते हैं कि क्या है पाइल्स, हेमोरॉइड्स क्या है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी रहती है। उसके ट्रीटमेंट के लिए लोग करेक्ट डॉक्टर को बहुत बार अप्रोच भी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में लोगों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इसका डिस्कशन बहुत जरूरी है सर। तो एग्जैक्टली ये पाइल्स, फिशर एंड फिशूला या जो कॉन्स्टिपेशन है एग्जैक्टली है क्या सर? देखिए, जब भी कोई पेशेंट को या किसी को भी टॉयलेट के बारे में कुछ भी तकलीफ होता है वो सब लोग उसको पाइल्स बोल देते हैं। हाँ, दिस इज कॉमन मिसकंसेप्शन। सबको लगता है कि टॉयलेट की जगह में कुछ भी तकलीफ हो गया तो उनको पाइल्स हो गया है, या जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बार सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हुआ रहता है 1-2 दिन के लिए, और थोड़ा मेडिसिन देने के बाद वो कम हो जाता है। तो हर बार अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया या मोशन करते वक्त दर्द हो गया तो उसका मतलब पाइल्स नहीं रहता है। इट मे बी डिफरेंट कॉजेस विल बी देयर। हाँ, इसमें कैसे रहता है, एक तो सिंपल कॉन्स्टिपेशन हो गया, दूसरा इसके नेक्स्ट लेवल आता है फिशर। फिशर क्या होता है कि कभी कभी जब मोशन करते हैं वो हार्ड मोशन होता है, जब पेशेंट स्ट्रेन करते हैं उस टाइम पे उनके अंदर थोड़ा सा कट हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसके वजह से उनको बहुत पेन होता है। तो उसको भी लोग
हेमरॉइड्स होते हैं, Hemorrhoids ही पाइल्स बोलते- पाइल्स ही होते हैं, बोलते लेकिन हैं। उसको फिशर रहता है। फिर कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होके पस जम जाता है, पस जम के बहुत बार हम उसको ऑपरेशन भी करते हैं, या फिर पस जमने के बाद फूट भी जाता है। लोग उसको कॉमन इसमें फरंकल बोलते हैं, या फिर करट बोलते हैं, मराठी में मराठी में करट बोलते करट हैं। बोलते हैं। वो लोग समझते हैं कि वो भी पाइल्स है, लेकिन वो एक्चुअली फिस्टुला होता है, फिस्टुला हो जाता फिस्टुला है। होता है। और एक्चुअल पाइल्स क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से स्ट्रेनिंग का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। जब पेशेंट स्ट्रेन करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा उनका जो गुरुद्वार है, मोशन की जगह है, वहाँ से थोड़ा मांस बाहर आना शुरू होता है। तो वो जब बाहर आता है, उसमें जब सूजन बढ़ जाती है और उसमें गांठी हो जाती है, उसको हम पाइल्स बोलते हैं या हेमरॉइड्स बोलते हैं। वो एक्चुअल हेमरॉइड्स है। वो एक्चुअली हेमरॉइड्स है। और एक्चुअल प्रॉपर हेमरॉइड्स में पेन बहुत कम होता है। ओके सर। तो अगर पेन है तो मोस्टली वो पाइल्स या हेमरॉइड्स नहीं रहता, या तो फिशर रहता है या फिस्टुला रहता है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, पेन कम है, तो उनमें हेमरॉइड्स या पाइल्स हम बोलते हैं। और इसका एक्सट्रीम केस और एक मैं अभी बोलना चाहता हूँ, ये इसका डिस्कशन हम बाद में नहीं करेंगे, ये कैंसर के बारे में एक बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डर के इसको पाइल्स है करके आगे ढकेलते जाते हैं। बहुत सारे बार उसका चेकअप बराबर से नहीं होता है। ओनली सुपरफिशियल सिम्टम्स देख के ट्रीटमेंट कर जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते जाते हैं। और कभी कभी कैंसर के लक्षण भी ब्लीडिंग का आता है, तो उनको एक बार तो बराबर से चेकअप कराना पड़ता है कि अगर फिशर फिस्टुला अगर ये सब नहीं है तो एक कैंसर का भी रूल आउट करना जरूरी रहता है। तो बहुत बार क्या होता है, ये पेशेंट लोग हर जगह पाइल्स है करके दिखाते जाते हैं, कोई उनका चेकअप नहीं करता है, सिर्फ वो पाइल्स की दवाई, पाइलॉन जो भी है मेडिसिन देते जाते हैं, लेकिन अंदर कैंसर रहता है। जो ये 6-7 महीने से उनको ब्लीडिंग रहता है, वो रुकता नहीं है, बाद में जाके वो बड़ा कैंसर होके भी प्रेजेंट करता है। तो ये एक मैं अभी थोड़ा सा ये हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे कि ब्लड अगर टॉयलेट में जा रहा है तो इसकी जांच बराबर से करा लेनी चाहिए, ताकि इसका तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। पाइल्स है, फिशर है, जिसका जो भी है ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन कैंसर है तो कैंसर है डिफरेंट अप्रोच रहेगा। हाँ, उसको जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। यस सर, डेफिनेटली। ओके, तो ये एक बहुत जरूरी बात है इसमें। तो मेन सर अभी जब पेशेंट्स आपके पास जो आते हैं ना, तो मतलब या पेशेंट को हमको खुद से अगर उनको डिफरेंशिएट करना होगा कि एग्जैक्टली क्या रहेगा, तो फ्रॉम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एग्जैक्टली पाइल्स है, फिस्टुला है या फिशर है? ओके, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं पेशेंट को कि उनका ब्लीडिंग का तकलीफ ज्यादा है या पेन का तकलीफ ज्यादा है, या सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये छोटी माइनर ही रहता है, या फिशर हो या हेमरॉइड्स हो, माइनर रहता है, वो मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को या तो पेन ज्यादा है या फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो उसमें या तो उनको फिशर या फिस्टुला है, नहीं तो हेमरॉइड्स, ये हमको एग्जामिन करना पड़ता है। उसके साथ ही बहुत बार दोनों चीजें मिक्स करके भी रहती है। एग्जाम्पल, हाँ, पेशेंट को फिस्टुला भी है और हेमरॉइड्स भी है, पेशेंट को फिशर भी है और फिस्टुला भी है, ये मिक्स भी आते हैं बहुत सारी बार, क्योंकि ये सबका मूल कारण है कॉन्स्टिपेशन। ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका मेन रीजन है कॉन्स्टिपेशन। और अगर किसी भी पेशेंट को ज्यादा दिन से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो उनमें इनमें से एक कोई ना कोई उनको होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है, डेफिनेटली रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन का ही मेन अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं इनिशियली में, तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको आगे नहीं आती। तो एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, या ये क्या है सर एग्जैक्टली, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे? कॉन्स्टिपेशन क्या है कि अगर एक कोई पेशेंट या आदमी या लेडीज डेली मोशन को जा रहे हैं, थोड़े दिन के बाद अगर डेली उनको मोशन नहीं हो रहा है, या फिर मोशन करते वक्त उनको बहुत प्रेशर देना पड़ रहा है, या फिर मोशन का जो टेक्सचर रहता है हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड अगर हो रहा है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर कोई आदमी पहले से ही 2-3 दिन में एक बार जा रहा है तो उसको वो रूटीन है। लेकिन कोई अगर रोज जा रहा है और उनको 2-3 दिन नहीं हो रहा है मोशन, 2-3 दिन के बाद होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी धीरे हो रहा है, या फिर उनको बहुत स्ट्रेन करना पड़ रहा है, या फिर मोशन बहुत हार्ड हो रहा है जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। तो ये 3 अगर चेंजेस है
तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो ये तीनों से ही ये सब मोशन की तकलीफ चालू होती, पाइल्स हो या हेमरॉइड्स हो या फिस्टुला जो भी है, ये सब उसके वजह से ही चालू होता है। अदर देन सर कॉन्स्टिपेशन, मतलब अदर क्या कॉजेस रह सकते हैं, मतलब फिशर के लिए, पाइल्स के लिए, फिस्टुला के लिए? ओके, अदर रीजंस बहुत रेयर है। जैसे कि मैंने अभी बोला, कैंसर एक रीजन हो सकता है जिसमें पेशेंट्स को हेमरॉइड्स हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है। फिर कुछ रेयर इन्फेक्शंस रहते हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब भी इनकी वजह से भी कभी कभी उनको ये प्रेजेंटेशन आता है कि हेमरॉइड्स है या फिस्टुला है। ओके। और इसके बावजूद मोस्ट प्रोबेबली दूसरा कोई रीजन जनरली रहता नहीं है। तो 70 to 80% ऑफ द टाइम्स कॉन्स्टिपेशन ही एक रीजन रहता है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यूजुअली सर अभी आपके पास अभी कोई पेशेंट आता है विद दिस एनल कंप्लेंट्स, हाँ, या पेन है या फिर ब्लीडिंग है, तो आप उसको अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब एग्जैक्टली? ओके, इस फर्स्ट तो हम उनका हिस्ट्री जो भी है, उनको कितने दिन से तकलीफ है, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत दिनों से तकलीफ है उनको तो उनमें हेमरॉइड्स रहने का चांस ज्यादा रहता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से है तो उनमें हेमरॉइड्स रहने का चांस ज्यादा रहता है। या कि अगर किसी को अभी रिसेंटली ही पेन स्टार्ट हुआ है, पहले कभी कुछ तकलीफ नहीं था, अभी थोड़े दिन से कॉन्स्टिपेशन हुआ और पेन चालू है, तो उनमें फिशर होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है या फिर एब्सेस होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज हम उनके हिस्ट्री में पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन रहता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पर रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं। जब हम उनके टॉयलेट जाने की जगह को हम चेक करते हैं, पहले तो सिर्फ देख के चेक करते हैं, फिर अंदर फिंगर इंस्पेक्शन बोलते हैं वो रहता है, और एक स्कोपी रहता है, स्कोपी भी रहता है। ठीक है, तो अगर किसी को पेन ज्यादा है तो हम ये सब नहीं करते, सिर्फ स्कोपी अवॉइड करते हैं। लेकिन ये एग्जामिनेशन बहुत जरूरी रहता है, इसमें ही उनका मोस्ट ऑफ द डायग्नोसिस होता है। मुश्किल क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट खुद ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, मुझे वो पाइल्स हुआ करके खुद ही कुछ तो दवाई ले लिए, घर के नुस्खे सब चालू रहते हैं घर में, हाँ, ट्रीटमेंट लेके आते हैं। ये एग्जामिनेशन किसी ने नहीं किया रहता, तो इसमें ही उनका 99% डायग्नोसिस हो जाता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लानिंग रहता है। ये भी कुछ पेशेंट थोड़े शाय भी रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अप्रोच करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बार तो मोस्टली लेडीज पेशेंट्स वगैरह वो घर में भी नहीं बताते, फैमिली में भी नहीं बताते कि मुझे तकलीफ है, क्योंकि ये किसी को बोलना उनको बहुत ये लगता है, शर्म आती है किसी को ये डिस्क्लोज करने के लिए कि मुझे, वो खुद ही सफर होते रहते हैं। और टॉयलेट जब जाते हैं तब किसी को बोलते भी नहीं कि ब्लीडिंग हुआ है मुझे या फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो बार बार जाते रहते हैं, आते रहते हैं, नहीं तो जब किसी को पता नहीं तब जाके आ रहे हैं। ऐसे मेनली लेडीज में ये बहुत कॉमन रहता है। ये और एक क्या है, जेंट्स भी ये बोलने को हिचकिचाते हैं, तकलीफ सहते रहते हैं लेकिन बोलने को उनको डर लगता है कि कुछ निकल ना जाए, कुछ वो जाके एग्जामिन करेंगे तो और दर्द होगा। ये थोड़ा सा, इसलिए हमारे पास बहुत सारे बार पेशेंट्स बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। यस सर, डेफिनेटली। मतलब इसमें मेन है कि एक तो कॉमन, मतलब हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो द व्हाट इट इज एग्जैक्टली, मतलब पाइल्स है, फिशर है कि फिस्टुला है। ठीक है सर। एक बार मतलब आपका ये इनिशियल असेसमेंट होने के बाद मतलब ट्रीटमेंट प्लान कैसे करते हैं सर इसके लिए? इसमें अभी तीनों कंडीशन को अलग अलग ट्रीटमेंट रहेगा, या तो फिशर है, फिस्टुला है, हेमरॉइड्स है, या फिर सिर्फ हम उसका कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके सर। अगर पेशेंट को सिम्टम ज्यादा नहीं है और हमारे एग्जामिनेशन में भी अगर माइल्ड फिशर है या फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हेमरॉइड्स है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको सिर्फ मेडिसिन से ही आराम हो जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ही हो जाता है। उसमें हम क्या मेडिसिन देते हैं उनको, एक तो ऐसा मेडिसिन देते हैं कि ताकि उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। यस सर। वो भले ही टैबलेट हो सकता है, पाउडर हो सकता है, या फिर कोई सिरप हो सकता है जिसको हम लैक्सेटिव बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इससे ही उनका सब तकलीफ कम हो जाता है। अगर फिशर है तो कभी कभी पेन किलर भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है कि हम बोलते हैं कि सिट्स बाथ, मतलब मोशन को जाके आने के बाद थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा डेटॉल की दवाई डाल के 15 मिनट एक टब में बैठना चाहिए। उसमें क्या है, वो जगह क्लीन हो जाती है और सूजन कम हो जाती है,
ताकि आगे इन्फेक्शन होने का वगैरह चांस कम रहे। कम हो जाता है। सो दिस आर द बेसिक ट्रीटमेंट जो कंजर्वेटिव में हम करते हैं कि फर्स्ट थिंग इज वी ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। अगर उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गया तो 70-80% उनका सब प्रॉब्लम खत्म, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इनिशियली जब भी हम उनको 8-10 दिन का ट्रीटमेंट देते तो लैक्सेटिव कंटिन्यू कर करके बोलते हैं। आगे चल के उनको डाइटरी उनका चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, खाने में अगर मेडिसिन के ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म हम नहीं रख सकते, तो खाने में अगर वो अपने मॉडिफिकेशंस कर ले, जैसे कि अगर कोई मैदा का आइटम ज़्यादा खा रहा है, ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, बिस्किट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें ये तकलीफ होने का ज़्यादा चांसेस है। या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाता है तो उनमें ये होने का चांसेस ज़्यादा है। फाइबर कंटेंट जो भी है, फाइबर हमारे खाने में कहाँ रहता है कि या तो वेजिटेबल्स में रहता है, सैलड में रहता है, फ्रूट्स में रहता है, और धान्य जो हम खाते हैं उसमें रहता है, होल ग्रेन्स। हाँ, होल ग्रेन्स में रहता है। तो वो अगर डाइट रेगुलरली ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने का चांस बहुत कम रहता है। सो इनिशियल हमारा ट्रीटमेंट होने के बाद उनके डाइटरी मॉडिफिकेशन हम उनको सजेस्ट करते हैं। अगर समझो किसी को नॉनवेज भी खाना जरूरी है ऐसे बोलते हैं, तो उनको फाइबर ऐड करो करके बोलते हैं खाने में। जब भी आप नॉनवेज खा रहे हो तो फाइबर भी ऐड करना है। एग्जैक्टली, उसके साथ सलाद भी खाना है, सब्जी भी खाना है। ये अगर वो खाएंगे तो आगे से मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तकलीफ नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। हाँ, नहीं होता। और इम्पोर्टेंट है कि पानी, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। अगर वाटर इनटेक कम हो गया तो स्टूल का कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड हो जाता है। एंड ये बहुत फीमेल्स में कॉमन है, क्योंकि फीमेल्स का वाटर इनटेक बहुत कम रहता है। एक तो वो इसलिए कम पीते हैं कि शायद घर में है इसलिए नहीं पीते, या फिर अगर बाहर भी जा रहे तो बाहर यूरिनल्स के लिए जगह अच्छी उनको नहीं मिलती करके इसके लिए वो लोग अपना वाटर इनटेक कम रखते हैं। तो इसके लिए उनमें कॉन्स्टिपेशन होने का चांस ज्यादा है। और एक फीमेल्स में हमने देखा है कि पोस्ट डिलीवरी उनके खाने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ। सिर्फ कुछ मैंने तो नोटिस किया है कि 1 मंथ तक वो सिर्फ गंजी पीते हैं या रवा गंजी पीते हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली होगा तो सर। उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और उनमें अभी एक तो बेबी को भी संभालना है और ये भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो बहुत सारी बार डिलीवरी के बाद फिशर करके हमारे पास भी आते हैं। यस सर, बहुत कॉमन है सर आफ्टर डिलीवरी, ये कॉमन है। सो ये तो हो गया फिशर और इनिशियल ग्रेड 1 ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंजर्वेटिव से ही, मेडिकल मैनेजमेंट से ही 100% हो जाता है। नॉर्मल मेडिसिन रहेंगे, आपका डाइटरी चेंजेस मेन इंपॉर्टेंट है। यस, मतलब हमें हाई फाइबर डाइट कंटेंट लेना पड़ेगा, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, ये इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये इसको अगर ग्रेजुअली हम रेगुलर डाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, हर रोज के इसमें खाने में ले लेंगे, तो आगे चल के ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, आगे जाके भी हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका एग्रीवेशन कम कर सकते हैं, और वो जो इंटेंसिटी हुआ रहता है फिशर भी, वो बहुत सारी बार कम हो जाता है, रिपीट नहीं होता। रिपीट नहीं होता। अभी बहुत सारे लोगों को क्या है कि हमने ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन आगे चल के फिर आने का चांस है, या तो मेडिसिन भी ले लिया या फिर सर्जरी भी करा लिया, फिर आगे चल के भी ये रिपीट होने का चांस है। अभी क्यों रिपीट होता है? क्योंकि वो अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो इसीलिए ये सब रिपीट होने के चांस उनको बहुत रहता है। डेफिनेटली सर। तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अगर मेडिकल मैनेजमेंट होने के बाद में भी, मेडिसिन लेने के बाद में भी अगर कुछ लोगों को सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? ओके, इसमें अभी फिर फिशर और हेमोरॉइड्स में अगर उनके सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, फिशर में कैसे रहता है, हम स्टिल कंजर्वेटिव ट्राई कर सकते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके, लेकिन अगर उनको मोशन पास ही करने को नहीं हो रहा है तो उनको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ओके, फिशर में सर्जरी एक मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि उनका स्पिंक्चर जो है, कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत टाइट हो गया रहता है, तो उसको हम रिलीज करते हैं। वो इधर सर्जरी से भी होता है, लेजर से भी होता है, दोनों इससे पॉसिबल है। दैट इज अ वेरी सिंपल सर्जरी, और रिकवरी भी फास्ट रहता है। नेक्स्ट है हेमोरॉइड्स में अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड्स। इनिशियली जब स्टार्ट में एक तो कॉमन सर्जरी है कि हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं हम उसको, ओपन हेमोरॉइडेक्टमी करके है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो पहले से लोग करते आ रहे हैं, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। दैट इज वन प्रोसीजर। सेकेंड इज क्लोज्ड हेमोरॉइडेक्टमी करके करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेपलर करके करते हैं, हेमोरॉइडल स्टेपलर्स रहते हैं, वो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। देन लेजर सर्जरी भी एक ऑप्शन है।
तो दीज आर सम ऑफ द सर्जरी ऑप्शंस हेमरॉइड्स के लिए। हेमरॉइड्स के लिए और सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सभी के हैं। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दैट इज द मोस्ट एडवांस, दैट इज लेजर सर्जरी। लेजर रिसेंट चल रहा है और वो इसलिए अच्छा हम वी हैव पिक्ड इट अप इज बिकॉज पेशेंट रिकवरी बहुत फास्ट रहता है। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव उनको पेन बहुत कम रहता है। यहाँ तक हमने देखा है कि 5-6 दिन में पेशेंट्स मतलब खेत में तक काम को गए हैं। ऐसे पेशेंट्स खुद आके हमको बोलते हैं कि हम लोग आराम थे इसलिए हमने खेत में हम, जबकि हमने बोला था मत करो, बट स्टिल वो लोग हमारा काम है करके जाना पड़ेगा करके खेत में तक जाके काम कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो ये सब जब हमने देखा तो हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया था कि लेजर ही विल कॉन्सेंट्रेट और रेगुलर ओपन सर्जरी ऑलमोस्ट अभी हमने करना बंद कर दिया। बट डेफिनेटली ओपन सर्जरी भी अच्छा है, पहले हम ये भी करते थे। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि रिकवरी टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है ओपन सर्जरी में, पेन ज्यादा रहता है, ब्लीडिंग सर्जरी के टाइम पे ज्यादा होता है, जबकि लेजर में हार्डली कुछ ब्लड लॉस रहता है और उसमें पेशेंट्स को बाद में कुछ मतलब पेन भी बहुत कम रहता है। उसमें कुछ स्टिच डालना वगैरह दूसरा कुछ इशू नहीं रहता है। ओके, मतलब पोस्ट ऑपरेशन जो रिकवरी टाइम रहता है वो लेस रहता है, पेन कम रहता है, ब्लीडिंग कम रहता है। ओके, ये हो गया फिशर और हेमरॉइड्स का। फिस्चुला एक ऐसा कंडीशन है जिसको सर्जरी ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ओके सर, उसमें मेडिसिन का कुछ भी रोल नहीं रहेगा। सिर्फ मेडिसिन तब हम दे सकते हैं ताकि टेम्पररी अगर पेशेंट को सर्जरी थोड़ा पोस्टपोन करना है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं टेम्पररी। वो उसमें भी सेम रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, पेन के लिए, इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट रहेगा। बट अदरवाइज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर फिस्चुला इज सर्जरी ओनली। सर्जरी उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे पहले फिस्चुला रेगुलर सर्जरी करते थे जहाँ पे कट करके करते थे, वो एक ऑप्शन है। फिर एक शार सूत्र करके जो आयुर्वेदिक में बोलते हैं उसको हम सेटॉन करके बोलते हैं एलोपैथी में, स्टिच डालने का एक ऑपरेशन रहता है, वो है। नेक्स्ट है लेजर सर्जरी, ये एक ऑप्शन रहता है। तो इसमें भी हर सर्जरी, अभी फिस्चुला में एक इशू ये है कि ये सर्जरी के बाद पेशेंट्स को इनकॉन्टिनेंस होने का पॉसिबिलिटी रहता है। इसके लिए हम सर्जरी करने से पहले उनका एक MRI कर लेते हैं, MR फिस्चुलोग्राम बोलते हैं, ताकि वो फिस्चुला ट्रैक्ट हम करेक्ट से आइडेंटिफाई कर सके। और सर्जरी बोलो, लेजर बोलो या व्हाटएवर प्रोसीजर बोलो, वी कैन प्लान इट एज पर द ट्रैक्ट, मतलब उसमें उनके स्पिंक्चर को डैमेज ना हो ऐसे हम वो सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी भी तीनों टाइप के प्रोसीजर करते हैं, ऐसा नहीं कि लेजर ही करते हैं करके नहीं है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट वी हैव टू प्लान द प्रोसीजर कि वो कहाँ पे है, फिस्चुला कैसा है, स्पिंक्चर को डैमेज ना हो, ऐसे सर्जरी हमको करना पड़ता है। और फिस्चुला में और एक ये है कि रिकरेंस चांसेस बहुत रहते हैं, मतलब एक बार हो गया तो और एक बार आने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि जो भी हम प्रोसीजर करें अगर वो स्पिंक्चर को डैमेज हो गया तो मुश्किल रहता है। इसीलिए थोड़ा बहुत कभी रह गया वो फिस्चुला का पार्ट तो फिर आने का चांस रहता है। तो इसके लिए लोगों को लगता है कि जो भी पाइल्स है, फिस्चुला है, ये बार बार होता है। ओके सर, तो फिस्चुला में एटलीस्ट क्लोज टू 50% रिकरेंस चांस रहता है। तो ये है फिस्चुला का। सो फिस्चुला को हमेशा ऑपरेशन ही करना पड़ता है, मेडिसिन से मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम नहीं होता। तो ये तो हो गया सर, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या पॉइंट्स थे आपने, मतलब रेगुलर सर्जरी में डिफरेंसेस क्या है, लेजर सर्जरी में डिफरेंस क्या है, ये तो बता दिया। कॉस्ट वाइज आप मतलब इसमें डिफरेंसेस कैसे रहते सर? कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉस्ट का अगर लेजर को चूज करते हैं तो एक 10-15 हज़ार का डिफरेंस रहेगा जो भी है। यूजुअली कॉमन सर्जरी के लिए कितना रहता है? कॉमन सर्जरी के लिए अराउंड 30-40,000 हो गया, तो इसको अराउंड 50-55,000 में चेंज होता है सर्जरी कॉस्ट में ऑन एन एवरेज। अभी डिपेंड करता है कि पेशेंट एडमिट कितने दिन रहेगा करके। अगर रेगुलर सर्जरी रहते हैं तो उनको 1-2-3 दिन तो एडमिट रहना पड़ता है, बट लेजर सर्जरी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेजर में एक एडवांटेज ये है कि ब्लड लॉस कम रहने की वजह से हमको ब्लड लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार ये हेमरॉइड्स के पेशेंट जो भी आते हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, तो उनको ब्लड पहले दे के फिर उनका ब्लड लॉस हुआ रहता है। हाँ,
एंड ड्यूरिंग सर्जरी तो थोड़ा बहुत हो हाँ, जाता है। ब्लड लॉस हो जाता है, तो उनको पहले हम ब्लड देके फिर ऑपरेट करना पड़ता है, ऐसे रहता था पहले। लेकिन अभी जब लेजर कर रहे हैं तो ब्लड लॉस रहता नहीं है, तो इसकी वजह से उनको हम डायरेक्ट सर्जरी भी कर सकते हैं, और हीमोग्लोबिन कम रहा तो भी हम मेडिसिन से आगे रिकवर करा सकते हैं उनको। ऐसे नहीं कि हमको ब्लड लगाना ही है सर्जरी के लिए। ओके तो सर। वो एक इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेजर प्रोसीजर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्चार्ज कर मतलब दें। लेजर में आपका जो ड्यूरेशन है हॉस्पिटल स्टे का वो हाँ, कम हो वो जाता है, या बहुत कम दो है। दो या 3 दिन से। यस, एक दिन अगर में हो जाता रेगुलर करना है आपको सर्जरी तो वो अप टू 5 डेज तक जा सकता है। है। हाँ, 5 डेज प्लस आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। यस, तो ये भी एक बेनिफिट है लेजर का, यस, यस, कि मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस मोस्टली कम रहते हैं, कम रहते हैं, एंड आपका हॉस्पिटल स्टे भी कम रहता है। कम रहता है। और Yes. मतलब बाकी इंजेक्शंस, दवाई, इसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, कम हो जाता है लेजर से। डेफिनेटली। तो आई थिंक दिस इज रिगार्डिंग फिस्टुला फाइल्स एंड फिशर के कॉजेस हो गए, ट्रीटमेंट हो गया, मैनेजमेंट कैसे करना है वो हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सर, अगर हमको ये होना ही नहीं है तो हमको मतलब प्रिवेंट ही करना है, कि हमको ज़िंदगी में कभी ये सिचुएशन चाहिए ही नहीं, ना हॉस्पिटल जाना है ना ट्रीटमेंट करवाना है। तो प्रिवेंटिव टिप्स क्या रहेंगे सर, अगर इसमें फाइल्स वही फिशर फिस्टुला नहीं होना है तो? जब भी हम इसके बारे में देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सर। तो अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ नहीं हो तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स होने के चांस नील है, मतलब होगा ही नहीं उनको कभी भी। डेफिनेटली। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर हम ध्यान रखें कि अच्छा फाइबर कंटेंट रहे, तो डेफिनेटली उनको ये कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर कभी समझो आपको लग रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इमिडिएटली आप अगर कोई लैक्सेटिव बोलो या घर में जो भी रहता है हाई फाइबर कंटेंट वाला बोलो, इसबगोला बोलो, पाउडर बोलो, ले लेंगे, इमिडिएटली रिलीव हो जाएगा, तो आपको कभी ये तकलीफ होगा नहीं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं सर? ओके, लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको फर्स्ट इम्पोर्टेंटली तो एक्टिव रहना पड़ेगा। मोबिलिटी, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज वाटर इनटेक आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। वाटर इनटेक अच्छा रखना पड़ेगा। सेकेंड इज यू शुड मेक श्योर कि आपका मोशन कंसिस्टेंसी इतना ये रहे कि आपको ज़्यादा देर बैठना ना पड़े टॉयलेट के लिए। वो बहुत जरूरी, स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को स्ट्रेन करने की आदत सी पड़ गई होती है, वो अच्छी बात नहीं है। और आजकल क्या हो गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल टेक देयर मोबाइल्स टू द वॉशरूम, वहीं बैठ के रील देख रहे हैं, दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर। तो उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेनिंग वो आ जाता है। और एक चेंज मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इंडियन स्टाइल ऑफ सिटिंग फॉर द टॉयलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन टॉयलेट्स आर बेटर देन इंडियन टॉयलेट्स आर बेटर फॉर ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अगर समझिए किसी को जॉइंट पेन की वजह से वगैरह इंडियन स्टाइल में बैठने को नहीं होता है, देन वो क्या कर सकते हैं कि कमोड पे ही बैठ सकते हैं, लेकिन पैर के नीचे एक थोड़ा सा स्टूल लेके अगर बैठेंगे तो वो एंगुलेशन आ जाता है, ताकि आपके मोशन के पैसेज की जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट हो जाती है। तो एज पर थ्योरी एक छोटा सा स्टूल लेके उसको पैर के नीचे एक स्टूल रखेंगे तो एंगुलेशन इंडियन स्टाइल जैसे हो जाता है, एंड दे विल बी एबल टू पास देयर स्टूल्स इजीली। तो एक तो लाइफस्टाइल में डाइट हो गया है, एक्सरसाइज हो गया, वाटर इनटेक हो गया, और द वे यू आर सिटिंग टू पास टूल्स कैन हेल्प यू इन मेकिंग दिस चेंजेस। तो आपका मोशन पासिंग ईजी हो जाता है, तो ये सब तकलीफ नहीं होती। सर और एक था कि ये तो हो गया हमारा सब ट्रीटमेंट प्लान का सब हो गया, तो कुछ पेशेंट्स जल्दी आपको अप्रोच नहीं करते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते नहीं है, वो कुछ तो घरेलू उपाय करते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मतलब अर्ली ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है क्या? अगर वो लेट आते हैं तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ओके, ठीक है। अभी हर तीनों कंडीशन के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस है। फिशर का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो फिस्टुला हो सकता है। मतलब फिशर अगर हमने ट्रीटमेंट बराबर से नहीं लिया तो उनको पेन ज़्यादा होता है, पस होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, वो पस होके या तो अपने आप फूट भी जाता है या फिर सर्जरी करना पड़ता है, वो आगे चल के फिस्टुला होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो फिशर का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है एब्सेस और फिस्टुला होने का। हेमोरॉइड्स का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि एनीमिया हो जाता है। बहुत सारी बार पेशेंट्स हीमोग्लोबिन बहुत कम होके आ जाते हैं हमारे पास, निगलेक्ट कर देते हैं, तो उनमें हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। बहुत सारी बार तो हीमोग्लोबिन कम है करके दिखाने के लिए आने के बाद भी
हम डायग्नोज करते हैं कि उनको हेमरॉइड्स भी है हेमरॉइड्स रहेगा करके। हमको उनको पूछना पड़ता है कि आप मोशन में ब्लड जाता है क्या करके, वो खुद होके नहीं बताते, तब तक वो बताते ही नहीं, तब तक वो बताते नहीं, और बहुत सारी बार तो वो बताते भी नहीं, हमको चेक करना पड़ता है। हम लोग उनका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर कोलोनोस्कोपी जब करते हैं तब पता चलता है कि उनको हेमरॉइड्स है और वहाँ से उनको ब्लड लॉस हो रहा है। स्पेशली अगर जेंट्स में अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमको वो चेक करना ही पड़ता है, क्योंकि लेडीज़ में ठीक है, उनको मंथली साइकिल्स की वजह से हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है कभी कभी, बट जेंट्स में मोस्ट कॉमन रीज़न हीमोग्लोबिन कम होने का है कि टॉयलेट से उनको ब्लीडिंग हो रहा है। तो एनीमिया ही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है अगर हेमरॉइड्स का वो लोग ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते। और एक ट्रीटमेंट हेमरॉइड्स का है कि कभी कभी उसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जो हम थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बोलते हैं या फिर प्रोलैप्स पाइल्स बोलते हैं। जब वो मांस बाहर आके ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट को बैठने में भी तकलीफ हो जाती है, तो प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स करके बोलते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेशन उनमें होने का है। और उसमें ब्लीडिंग अगर चालू हो गया या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें टाइम बहुत चले जाता है। डेफिनेटली। फिस्चुला का कॉम्प्लिकेशन कैसा रहता है कि पहले इनिशियली अगर वो सिंपल फिस्चुला है, उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लिया तो कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स फिस्चुला हो जाता है। जब एक बाहर एक ओपनिंग है, मल्टीपल ओपनिंग्स हो जाते हैं और इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड हो जाता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन रहता है फिस्चुला का कि सिंपल फिस्चुला से वो कॉम्प्लेक्स फिस्चुला में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर वो ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लेंगे तो। स्टार्टिंग में जब भी आते हैं वो एक ही जगह पे एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है, वो बाद में 2-3 जगह हो जाके आगे चल के उनको ट्रीटमेंट मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पेशेंट के लिए भी और सर्जन के लिए भी ट्रीटमेंट करना, उसका रिजल्ट अच्छा देना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी फिस्चुला का पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है तो हम उसको बोल देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको मेडिसिन से हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसको आपको सर्जरी ही कराना पड़ेगा। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है। और रेयरली कैसा रहता है कि कभी कभी हेमरॉइड्स के पेशेंट्स को ऑलरेडी कैंसर रहता है अंदर, वो लोग दिखाते नहीं है, हमारे पास आके जब दिखाते हैं, हम उनका चेकअप जब करते हैं तब आइडेंटिफाई हो जाता है कि उनको सिर्फ पाइल्स नहीं है, अंदर कैंसरस ग्रोथ भी है जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग हो रहा है, और हम उनका कैंसर है करके एक डायग्नोसिस करते हैं। तो ये एक हम उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं बोल सकते, लेकिन एक अगर पेशेंट डिले करता है आने के लिए तो ये आइडेंटिफाई होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। ओके। तो इट्स बेटर टू टेक अ ट्रीटमेंट अर्ली। यस एग्जैक्टली, एटलीस्ट आप एक चेकअप कर लेना जरूरी, चेकअप कर लेना तो जरूरी है, चेकअप कर लेना जरूरी है कि डायग्नोसिस करेक्ट हो और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट हो। खुद के हिसाब से ही सब कुछ भी तकलीफ है वो उसको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक करेक्ट चेकअप अगर हो जाएगा तो आगे का मैनेजमेंट उनके लिए भी आसान रहेगा और सर्जन के लिए भी आसान रहेगा। और जो कॉम्प्लिकेशंस होने के हैं वो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी कम रहेगा, कॉस्ट वाइज भी कम रहेगा, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी कम रहेगा, तो ये बेनिफिट रहेंगे अगर अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग दिखाते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि अभी इसका ट्रीटमेंट मुझे कराना पड़ेगा और मेरा काम रुक जाएगा, बट ये काउंटर प्रोडक्टिव रहता है कि आप काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तकलीफ भी सहन कर रहे हो और ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे, तो आगे चल के आपको ही नुकसान होने वाला है कि आपका टाइम जितना ट्रीटमेंट को जाएगा वो भी बढ़ेगा, आपका तकलीफ भी बढ़ेगी और रिकवरी टाइम भी ज़्यादा रहेगा। और एक कॉमन प्रैक्टिस है सर कि हमारे यहाँ पे कि जब ये पाइल्स फिस्चुला होता है तो मतलब दे गो टू सम लोकल डॉक्टर्स एंड दे डू सम थ्रेडिंग, वो थ्रेड वगैरह बांधना कुछ ऐसे कुछ करते हैं, तो मतलब वो किस हद तक सही है या मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? यही मैं बोलना चाहता था कि बहुत सारे बार जो ये लोकल डॉक्टर्स, या मैं उनको डॉक्टर्स भी नहीं बोलूँगा, वो लोग कुछ भी पहले से देखा है उन्होंने कहीं तो और खुद ही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जो क्वालिफाइड भी नहीं है। वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादातर वो लोग क्वालिफाइड नहीं रहते, तो वो लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि बाहर जो पेशेंट के एक्सटर्नल स्किन जो दिखता है उसको एक थ्रेड बांध देते हैं, ये बोल के कि वो गिर जाएगा और तुम्हारा पाइल्स ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग कभी भी एग्जैक्ट प्रॉपर एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन बोलो, स्कोपी बोलो, कोलोनोस्कोपी बोलो, ये कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ बाहर जो दिख रहा है और उसको एक थ्रेड डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आते रहते हैं बहुत सारे बार पेशेंट्स। वो जब इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाता है, वो सिंपल हेमरॉइड्स रहता है, वो बाद में एब्सेस और फिस्चुला कन्वर्ट होकर कॉम्प्लिकेशंस होके आ जाते हैं।
तो मेरा एडवाइस ये रहता है कि ये सब करने से अच्छा यू गो टू अ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर, एटलीस्ट आपका डायग्नोसिस तो करेक्ट रहेगा। या फिर समझो अगर डायग्नोसिस भी नहीं हुआ तो उन्होंने अगर आपको करेक्ट लैक्सेटिव वगैरह भी दे दिया तो थोड़ा तकलीफ तो कम हो जाएगा। ये जगहों पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चार्ज कम करते हैं और सिंपल ट्रीटमेंट है करके भेज देते हैं, लेकिन उसका तकलीफ उनको जितना होता है, क्योंकि एक तो मोस्ट ऑफ देम ये लोग बिना कुछ एनेस्थीसिया के कर देते हैं, इसका तकलीफ वो 8-10 दिन पेशेंट्स को रहेगा, पेन बहुत सीवियर रहता है। और बिकॉज वो लोग वहाँ जा चुके हैं तो और किसी के पास वो एग्जामिनेशन के लिए जाना नहीं चाहते, तो इसमें पेशेंट्स का ही नुकसान रहता है। तो मेरा एडवाइस हमेशा पेशेंट्स को ये रहता है कि भले ही आप कोई सर्जन के पास मत जाओ डायरेक्ट सर्जरी के लिए, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के एक करेक्ट डायग्नोसिस करके ले लो। हाँ, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के लोकल एग्जामिनेशन करके एक प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ तो उसका ट्रीटमेंट आसान रहेगा। क्योंकि कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर है अगर उसने करेक्ट डायग्नोसिस किया है तो एटलीस्ट बेसिक वो अगर कंजर्वेटिव मेजर्स भी डाल देंगे, या जैसे लैक्सेटिव बोलो, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक कुछ तो दिया ना, उनका थोड़ा सिम्टम कम रहेगा। वो सर्जरी अगर वो पोस्टपोन करना चाहते तो ठीक है, लेकिन ये तो स्टार्ट ट्रीटमेंट कर लेंगे ना तो उनका तकलीफ कम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं रादर देन गोइंग टू अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड एंड टेकिंग सम ट्रीटमेंट इज, उनको तकलीफ ज्यादा रहेगा। तो आई थिंक सभी हमारे सवाल जो थे वो कवर हो गए हैं। लास्ट में हम आते हैं सर मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट फिस्टुला एंड पाइल्स के बारे में। तो बहुत सारे मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है इसके बारे में, क्योंकि सबसे कॉमन मिथ है ये कि जो एनल रीजन में कुछ भी हुआ तो हम उसको फिशर मतलब पाइल्स समझते हैं, जिसको मराठी में मूढ़व्याध या हिंदी में बवासीर करते हैं। तो एग्जैक्टली वो मिसकंसेप्शन है। यस सर, डेफिनेटली। तो इस ऐसे बहुत सारे अदर मिसकंसेप्शंस भी है, तो वो हम क्लियर करेंगे। तो सर कॉमन एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सर हेमोराइड्स का जो सर्जरी रहता है उसके बाद में मोशन कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है या इनवॉलंटरी मोशंस पास होते हैं, ये एक मिथ है। तो इसके बारे में क्या करेंगे? बहुत सारे बार जब भी हमारे पास पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं तो वो लोग सर्जरी इसके लिए पोस्टपोन करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो डैमेज हो जाएगा और ऑपरेशन के बाद मुझे मोशन का कंट्रोल नहीं रहेगा, बिना पता चले मोशन जाना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो भी सर्जरीज होते थे वो बहुत मतलब टेक्निक उतना डेवलप नहीं था। पहले के ज़माने में मैं मतलब बोल रहा हूँ 30-40 इयर्स बैक का टाइम बोल रहा हूँ, जहाँ पे सर्जिकल टेक्निक्स इतने डेवलप्ड हुए नहीं थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने डेवलप हुए नहीं थे, सर्जिकल लाइटिंग जो भी हमारा ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे जो हमारे इक्विपमेंट्स है, लाइट्स है, वो इतने डेवलप हुए नहीं थे। तो उसकी वजह से कभी कभी स्पिंक्चर डैमेज होने के चांस थे, सर्जरी के बाद स्पिंक्चर डैमेज होने के चांस थे। वो भी पहले के ज़माने में समझो अगर 100 सर्जरीज हम कर रहे हैं तो उसमें एक 8-10 पेशेंट्स को ऐसे होता था। अभी तो वो ऑलमोस्ट नील है, मतलब अभी तो नील है। वो भी जब 100 पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नील है। कभी कभी समझो किसी को हो भी गया तो वो सिर्फ फिस्टुला में होने के चांस रहेंगे, अदरवाइज फिशर या हेमोराइड सर्जरी में नहीं रहते। उसमें किसी भी पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस बोलो या अनकंट्रोलेबल मोशंस बोलो होने के चांस ऑलमोस्ट नील है। तो उसके बारे में पेशेंट सोचना नहीं चाहिए कि उनको कंट्रोल जाएगा करके। और इसके और एक अपोजिट में बोलना चाहता हूँ कि पेशेंट्स को ऐसे भी लगता है कि सर्जरी के बाद 3-4 दिन मोशन नहीं जाना पड़ेगा करके, तो वो लोग सोचते हैं 3-4 दिन मैं कैसे ये करूँगा। बट हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी मिथ है कि मतलब मुझे सर्जरी के बाद 2-4 दिन मोशन ही नहीं होगा करके। वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं तो हर पेशेंट को बोलता हूँ कि नेक्स्ट डे तुमको मोशन होना चाहिए, नॉर्मल मोशन होना चाहिए, उसमें तुमको पेन नहीं होगा। ये नेक्स्ट डे अगर हुआ तो ही सर्जरी करेक्ट है करके मैं बोलता हूँ। तो मेरे हर पेशेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि नेक्स्ट डे तुमको मोशन होगा ही और होना ही चाहिए। और एक मिसकंसेप्शन है कि सर मतलब सर्जरी के बाद मुझे बैठना नहीं मतलब बैठने को नहीं मिलेगा या बैठने में दिक्कत होगी, ऐसे भी वो सोचते हैं। तो उसके बारे में क्या करेंगे? किसी हेमोराइड्स ओपन जो रेगुलर सर्जरीज हम करते हैं या फिर फिस्टुला सर्जरीज जो हम करते हैं,
वहाँ पे कभी कभी उनको बैठने में 1 या 2 दिन के लिए तकलीफ तकलीफ हो होती है, सकती है, लेकिन वो इतनी तकलीफ रहती है कि अगर पेन किलर ले लेंगे तो उनको वो कंफर्टेबल रिलीफ हो जाता है। हो जाता है। तो हम्म, ऐसे वही ये सब एडवांसेस क्यों हुए, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स बहुत इम्प्रूव हो गए आजकल। जो भी हम यूज करते हैं, सर्जरी, लेजर बोलो या कॉटरी बोलो, जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं आजकल, तो उसमें पेशेंट का तकलीफ कम करने के लिए ये सब इक्विपमेंट्स ऐड किए गए हैं। जो हमारे स्कोप्स अभी आजकल आए हैं, जो भी हैंड इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। मनमोहन सर की कुछ पेशेंट सोचते हैं कि मुझे माइल्ड सिम्टम्स है या मुझे ब्लीडिंग नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, ऐसा सोचते हैं, तो ये करेक्ट है या कैसे सर? ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो दिखाना ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो एक कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है। तो जिस भी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो और कॉन्स्टिपेशन ना हो फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, देन डेफिनेटली दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यस सर। उसका उनका पर रेक्टल एग्जामिनेशन और स्कोपी एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी कारण है हम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक कॉमन उनका मिसकंसेप्शन होता है कि एक बार हिमोराइड्स का ऑपरेशन कर लिया तो बार बार होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए भी कुछ लोग सर्जरी अवॉइड करते हैं सर। करेक्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर सर्जरी के बाद उन्होंने अपना डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं किया, उनको लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन जारी रहा, तो उनमें फिर से हेमरॉइड्स आने का चांस रहेगा। वो भी कब, एक 10 साल 15 साल के बाद होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। तो सर्जरी होने के बाद वो लोग अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करके, खाने में चेंजेस करके, लाइफस्टाइल चेंजेस करके, कॉन्स्टिपेशन ना हो ऐसा अगर वो मेंटेन करते जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। पॉसिबिलिटी मेनली बिकॉज ऑफ उनका लाइफस्टाइल चेंजेस वो लोग नहीं करते, डाइट मेंटेन नहीं करते, इसीलिए होता है, नॉट बिकॉज ऑफ ऑपरेशन। नॉट स्ट्रेनिंग का जो उनका जो एक्शन रहेगा वो अगर नहीं रहेगा तो ये फिर से कभी नहीं आएगा। फिस्चुला में हाँ, भले ही 50%, मैंने जैसे बोला कि 50% रिकरेंट चांसेस रहेंगे, वो भी स्पेसिफिकली उसमें एक हाई टाइप फिस्चुला करके हम बोलते हैं, उसमें ज्यादा रिकरेंस चांसेस रहते हैं। लो फिस्चुला में रिकरेंट चांसेस ऑलमोस्ट नील रहते हैं। वन मोर कॉमन मिथ है कि सर मतलब पाइल्स, फिशुला जो भी होता है मुझे हीट की वजह से हुआ है या मुझे हीट हुई है, ऐसे बोलते हैं पेशेंट्स। उनको अगर हम लोग कितना भी बोले तो नहीं ये पाइल्स रह सकता है, फिशर रह सकता है, हमसे हम लोग ऐसे बोलेंगे तो भी वो लोग सुनते नहीं, मुझे हीट हुआ है, मुझे हीट का इंजेक्शन दे दो, कम हो जाएगा। हीट मतलब हमारे जो भी ये बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या फिर वो खाने की वजह से, हाई कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से, जिसकी वजह से बाकी दूसरे प्रोटीन हो या फैट हो, वो न्यूट्रिशन कम खाने की वजह से, जब वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, उसमें उनको कॉन्स्टिपेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो उसमें जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा तो उनको ये तकलीफ रहेगी। और एक रीज़न है कि अगर दे आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम हॉट सन एंड ऑल, एंड वो लोग अगर पानी कम पी रहे हैं तो उनमें भी कॉन्स्टिपेशन रहने का पॉसिबिलिटी रहेगा। सेकेंड थिंग इज, लोगों को लगता है कि किसी किसी का नाइट ड्यूटी रहता है, तो रात भर काम करने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ है करके बोलते हैं, या फिर कहीं ट्रैवल करके आए उस टाइम पे भी कॉन्स्टिपेशन हुआ करके बोलते हैं। सो ये जो भी रीजंस है, यहाँ पे उनका वाटर इनटेक अगर बढ़ गया, जैसे कि ट्रैवल में आपको डेफिनेटली पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ता है। यस सर। वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ जाता है। डे में भी आवेक हो, रात में भी आवेक हो, आपका पर्सपिरेशन, पसीना ज़्यादा जाता है, तो वाटर इनटेक बढ़ाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये हीट जो बोलते हैं इज बेसिकली वो कॉन्स्टिपेशन के लिए ही बोलते हैं। तो जो भी अगर वो, ये कॉमनली इनको ही होता है, वो ट्रैवल करके आया, हीट हो गया तो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ओवरनाइट स्टडीज कर रहे हैं, या फिर आजकल सबको नाइट शिफ्ट रहते हैं, शिफ्ट्स बहुत सारे, कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं रात भर, उनमें वो बोलते हैं कि सुबह मुझे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है। या फिर हमारे मेडिकल फील्ड में जो नए ड्यूटी डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, उनको जब पहली बार हम नाइट ड्यूटी पे डालते हैं, उनको भी ये तकलीफ होती है कि आगे चल के कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप वाटर इनटेक बढ़ाओ। पानी अगर डाइटरी चेंजेस एंड वाटर इनटेक, एग्जैक्टली, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यस सर। सो आई होप आप सभी के सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट से मिले रहेंगे। इस पॉडकास्ट में आने के लिए मैं डॉक्टर गोमतीश कृष्णा सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। एंड फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए एक्सपर्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू।